हम लोग अपना तीसरा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और उस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो नाम है यार उसका भी नाम पे ध्यान मत देना, ठीक है। नाम पे इसलिए मत ध्यान देना कि नाम का जो अर्थ है वो हम लोग डिटेल में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी एक कहानी है वो समझते हैं। तो एक छोटी सी बिटिया होती है, वो बिटिया जाती है मेले में। तो मेले में दो खेल खेलती है, आपकी किताब में दे रखी है, कोई भी खेल का नाम ले लो। एक वो होता है हुपला, उसमें ऐसा करके छल्ला होता है, वो छल्ला को सामान के ऊपर फेंकना होता है, ठीक। तो वो सामान, जिस सामान के ऊपर आपका छल्ला चला जाए वो आपको मिल जाता है, और हर बार खेलने में आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो वो खेलती है और हर बार खेलने के उसको 4 रुपए देने पड़ते हैं। फिर क्या होता है, दूसरा वो एक चरखी होती है ना, जो झूला होता है जिसको लोग चढ़ करके ऐसे झूलते हैं पूरा, तो वो झूला भी झूलती है, तो उसमें उसको एक बार के लिए 3 रुपए देने पड़ते हैं। अब हमें ये बताया गया कि जितनी बार उसने ये खेल खेला उसके दुगनी बार उसने झूला झूला, यानी कि हुपला इसको बोलते हैं। अब मुझे तो नाम ये पता नहीं था, आपकी किताब से ही मुझे हुपला पता चला। जो भी हो, मैं तो छल्ला फेंकने वाला गेम बोला करता था इसको, जो भी है। यहां पर ये झूला झूलने जाती है, ठीक। और हर बार के इसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 3 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमें बोला गया कि इसने सब मिलाकर के कितने पैसे खर्च किए, 20 रुपए खर्च किए। क्या किया, 20 रुपए खर्च किए। तो कितनी बार इसने झूला झूला और कितनी बार इसने हुपला खेला, समझ गया? नहीं समझ में आया? तो देखो, इस तरह के प्रश्नों को हम हल करने के लिए बैठ के सोच के हल कर सकते हैं। जैसे आप ही सोचेंगे, आपको क्या पता है कि मान लो उसने एक बार हुपला खेला होता, कितनी बार, एक बार, तो 4 रुपए उसके चले हुए होते हैं। लेकिन उसने जितनी बार हुपला खेला है उसके दुगनी बार क्या खेला है, झूला झूलने वाला खेल खेला है। तो उसने 2 बार झूला झूला होता तो उसको कितने रुपए देने पड़ते, 6 रुपए और देने पड़ते, तो उसके कितने रुपए खर्च होते, 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए तो हमारा उत्तर है नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि उसने कुल कितने खर्च किए हैं, 20 रुपए खर्च किए हैं, तो 10 रुपए तो नहीं हो सकता है। मतलब एक बार तो उसने ये नहीं किया होगा और 2 बार ये नहीं किया होगा। क्या किया होगा? फिर हम सोचते हैं कि अच्छा, एक ही जगह इसने अगर 2 बार हुपला खेला हो तो 8 रुपए इसके हुपला खेलने में खर्च हो जाएंगे, और 2 बार हुपला खेला, इसका मतलब उसका दुगनी बार यानी कि 4 बार झूला झूला होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 बार आप गुणा करोगे 3 से, क्योंकि 3 रुपए उसको देने पड़ रहे हैं झूला झूलने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में 8 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 20। इसका मतलब आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे इसका मतलब हुआ हुपला कितनी बार खेला, हुपला उसने 2 बार खेला, और झूला कितनी बार झूला, 4 बार झूला, ठीक। ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन इसी में यार ये सोचो कि मैंने ऐसा कुछ दे दिया होता कि हुपला भी खेल रही है, झूला झूल रही है, लेकिन ये गणनाएं थोड़ी कठिन हो गई होती। जैसे अगर मैंने बोला होता कि 4 की जगह 17 रुपए देने पड़ रहे हैं उसको हुपला के, और साथ में जितनी बार वो झूला झूल रही है, जितनी बार हुपला खेल रही है, उसका 11 गुना, कितना, 11 गुना वो झूला झूल रही है, और उसको हर बार कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 5 रुपए। और उसने कुल मिलाकर के कुछ रुपए खर्च किए, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, उतने रुपए खर्च किए। अब बताइए कि उसने कितनी बार हुपला खेला, कितनी बार झूला झूला। तो जैसे जैसे ये चीजें होती जाएंगी, हमारी गणनाएं कठिन होती जाएंगी। इन्हीं गणनाओं को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, इसके लिए आ जाती है हमारे पास बीज गणित। क्या जाती है, बीज गणित, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्यों बोलते हैं, आता है अलजेब्रा। तो अल जो है ना, वो हमारे जो मिडिल ईस्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, जहां पर ये सर सऊदी अरब है और सेंट्रल एशिया के पास में जाता है, जिसको हम हिंदी में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी, दुबई है, सऊदी, यूएई है, ये सारे देश है, कुवैत है, कतर है, बहुत सारे देश है, ईरान के आगे से आपको लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर अल शब्द का बहुत यूज होता है ना। जैसे तो जो गणितज्ञ था जिसने इस पर काम किया था, उसने किताब लिखी थी पहले बीजगणित पर, उसके नाम से, उसके नाम में अल आता था, इसलिए अलजेब्रा इसको बोलना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक। तो अलजेब्रा बोलते हैं इंग्लिश में, बीजगणित बोलते हैं हिंदी में। ये मैंने साइड में ऐसे बता देता हूं कभी कभी। अभी क्या हुआ कि बीजगणित का बहुत ज्यादा आसान कर देती है हमारे लिए। हमारे एक बहुत महान गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। कौन थे, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जी ने एक किताब लिखी थी गणित के ऊपर, लीलावती नाम था उसका, ठीक है, मैं जहां तक भूल नहीं रहा हूं। तो उनकी किताब में उन्होंने पाई का मान निकालने की कोशिश की थी। तो एक कुआं लिया था और एक रस्सी के टुकड़े से कुछ कुछ नापने की कोशिश की थी, और उससे उन्होंने पाई का मान निकालने की, गणना करने की कोशिश में पाई का काफी ठीक ठाक मान निकाल दिया था, ठीक। लेकिन वो जब उन्होंने मान निकाला था तब उनके पास बीज गणित नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अंक गणित का प्रयोग करके मान निकाला था, और इस वजह से उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी।
क्योंकि बीज गणित उस समय पर जानकारी थी नहीं कि बीज गणित भी एग्जिस्ट करता है। तो बीज गणित जब बाद में आई तो हमारे लिए ये सारा काम बहुत आसान हो गया। तो अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, देखिए बीज गणित की सहायता से वो कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। एक इक्वेशन बनेगी और आप वहां से बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। देखना, आपको क्या पता है कि उसने हुपला कितनी बार झूला, आपको नहीं पता, आपने मान लिया कि x बार झूला, तो एक बार झूलने के देने पड़ रहे थे कितने रुपए, 4 रुपए। तो अगर x बार खेला होगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4x रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, अब उसने क्या किया, उसने झूला क्या 3 रुपए देने पड़ रहे हैं उसको, क्या वो झूला झूलने के, तो झूला झूलने के 3 रुपए दे रही है। और कितनी बार झूला हमें नहीं पता, हमने मान लिया कितनी बार झूला होगा उसको हम बोल देते हैं y बार झूला, क्योंकि x और y तो क्या है, चर है, इनमें कोई भी मान आ सकता है। तो x बार उसने हुपला खेला, y बार उसने झूला झूला। अब क्या हो गया, दोनों को खेलने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो एक बार 4x हुए, एक बार 3y हुए, और बोल रहे हैं कि उसने सब मिलाकर के कितने पैसे खर्च किए, 20 रुपए। तो अगर आप इन दोनों को मिला दो, यही दोनों तो काम किया उसने, तो सारे पैसे उसके मिल गए। अब उसके कुल पैसे कितने खर्च हुए, 20 रुपए। ये आपका एक समीकरण बन गया, और इस समीकरण से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट कर पाओगे। तो हमारे होता क्या है ना कि जो भी हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, हमारी असल जिंदगी में जो समस्याएं हैं, उनको हम लोग गणित की सहायता से हल करने की कोशिश करते हैं। कई जगह पर जोक चलता है ऐसा कि हमें x क्यों पता करना होता है, x का मान क्यों निकालना होता है। अरे राजा बाबू, x का मान निकालने के लिए गणित नहीं बनाई गई, x का मान निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ में, हमारी असल जिंदगी में x की जरूरत पड़ रही होती है, और इस वजह से हम लोग इक्वेशन बना करके उसको हल कर देते हैं। और इक्वेशन हल करना जो है ना, वो क्या है, एक हथियार है, एक टूल है जिसका प्रयोग हम करते हैं अपनी असल जिंदगी की समस्याओं को हल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि अगर x का मान 2 होगा और y का मान कितना होगा, 4 होगा, तो आपको 20 मिल जाएगा। तो एक ये हल हो गया, और भी हल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हल होगा, और भी कई हल हैं जिसके किए जा सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि एक हमारी इक्वेशन बन गई थी जिसमें 3 रुपए देने पड़ रहे थे, और x बार क्या हो रहा था, x बार वो जो भी उसको झूला झूलना था उसको कर रही थी, और ये हुपला खेलने वाली बात है, झूला झूलने वाली बात है क्या, y बार उसने झूला झूला, और 4 रुपए क्या करने पड़ रहे थे, उसको देने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या था कि 4 रुपए से वो हुपला खेल रही थी, और हमने y मान लिया था कि कितनी बार वो हुपला खेल रही है, ठीक। और 3 रुपए से क्या कर रही थी, वो झूला झूल रही थी, और x बार उसने झूला झूला। तो इतने पैसे उसको झूला झूलने के लिए खर्च करने पड़े, और इतने पैसे उसको खर्च करने पड़े हुपला खेलने के लिए, और सब मिलाकर के उसने 20 रुपए खर्च किए। हमने इसमें एक चीज देखी थी कि अगर हम लोगों ने y का कुछ भी मान रखा था, मान लीजिए y बराबर 1 रख दिया था, तो हमें x क्या मिला था, हमें x मिला था क्या, 3x हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, 16 है, तो 16/3 हो गया था। तो देखो, ऐसे आप y का कुछ भी मान रखते जाओगे तो x के आपको मान मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे अनंत मान मिल सकते हैं। कैसे, y को मान लीजिए आपने कुछ भी 0 रख दिया, अगर y को आप 0 रख देंगे तो x आपको क्या मिल जाएगा, x आपको मिल जाएगा 20/3, समझे। तो ऐसे तो बहुत सारे मान मिल जाएंगे। इसलिए अगर दो चर हैं, क्या है, दो चर हैं, और दो चर से कोई एक समीकरण बन रहा है, तो उस समीकरण के तो अनंत हल होते हैं। हल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने, अगर देखिए आप इसमें 0 और 20/3 रखोगे, यहां पर 20/3 रखा, यहां पर आपने 0 रखा, तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी 20 हो जाएगा, इसका मान भी 20 रहेगा। इसीलिए हमें समीकरण युग्म की जरूरत पड़ती है। अगर दो सॉल्यूशंस होंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही निकले, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या बताई गई थी, दूसरी बात बताई गई थी कि उसने जितनी बार भी हुपला खेला, क्या खेला, जितनी बार भी हुपला, तो उसने हुपला खेला y बार, और उसने झूला कितनी बार झूला, x बार। तो बताया गया था कि जितनी बार भी उसने झूला झूला है ना, वो दोगुना है किसका, जितनी बार उसने हुपला खेला। तो हुपला खेलने का समय हम लोगों ने y माना हुआ है, टाइम्स कितने बार किया उसने। तो ये दूसरी इक्वेशन है। जैसे ही हम ये इक्वेशन रखेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को हल कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन से हमने x बराबर 2y रख दिया, तो x बराबर इसमें 2y रखोगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको बना रहने, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ अनंत सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप x के मान क्या रखोगे, आपने x का मान रखा 2y, तो आपको 3 गुणे 2y प्लस 4y, ये मिल गया 20। यहां से आपको क्या हो गया, ये हो गया 6y, ये हो गया 4y, ये हो गया 20। यहां से आपको क्या मिला, 10y बराबर 20। तो y बराबर क्या हो गया, 2, और x आपको पता ही है कितना है, x है आपका 2y, तो x क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी कि 4। इसका मतलब उसने 4 बार क्या किया, झूला झूला, और 2 बार उसने हुपला खेला। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। तो बात जो मेन थी, जो मैंने पिछले वीडियो में
तो जो मेन बात है वो ये है कि अभी मैंने जो आपको पहले बताया था, तो इसके मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया और ये बताया था कि देखो इसके तो कितने भी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ठीक, यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो बहुत सारे सॉल्यूशंस तब निकलेंगे जब आपने एक ही समीकरण बना रखा है, किसमें, दो अचर में, एक ये अचर है एक ये अचर है। इसलिए यहां पर जब तक आप ये दूसरा वाला रिलेशन लेकर के नहीं आओगे जो हमको प्रश्न में दे रखा है, लेकिन मैंने इसको पहली बार क्यों नहीं लिया, ये बताने के लिए कि अगर सिर्फ एक समीकरण लिखा हुआ है जिसमें दो चर है तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, कितने हल मिलेंगे, अनंत। क्यों, क्योंकि आप इसमें कुछ भी रखते चले जाओ। आपने देखिए एक रखा, जीरो रखा, एक और रख लेते हैं। अगर आप यहां पर y को 3 रख दो तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक, 4 3 12, तो इधर जाएगा तो बचेगा 8। तो आपका y अगर 3 है तो x आपको मिल जाएगा 8/3। देखिए ऐसे कुछ भी रखते जाओ, और मैंने तो सिर्फ पूर्णांक रखा है y को पूर्णांक नहीं रखोगे तो भी कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। और अगर वास्तव में आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो एक रेखा बनती है। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं, ये दोनों ही अलग अलग रेखाएं बनेंगी और इसलिए इनको रैखिक समीकरण बनते हैं। तो कैसे बनेगी क्या नहीं बनेगा उसको बना करके देखते हैं। तो हम लोग एक कार्तीय तल पर इसको क्या मानते हैं, धन y दिशा मानते हैं, और इसको मान लेते हैं ऋण y, इसको मानते हैं ऋण x, और ये हमारा धन x। ठीक है, और इसी को हम लोग अक्ष भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं अक्ष। तो ये अक्ष हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसी कार्तीय तल पर हम लोग क्या बनाते हैं, इन रेखाओं को निरूपित करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बराबर बराबर दूरी पर आप चिन्ह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं अंदाज से बना रहा हूं तो निश्चित रूप से बिल्कुल बराबर तो नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ काम चल जाएगा अपना। ठीक है, अब देखिए ये तो धनात्मक दिशा हो गई, ऋणात्मक दिशा में बना देते हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 4 5 6 ऋणात्मक है ये, ध्यान रखिएगा, ये ऋण 1 है, ये ऋण 2 है ना। और ऊपर जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब अपने को रेखाएं निरूपित करना है। तो यहां पर ऐसा x का कुछ भी मान रखेंगे और y का जो मान मिलेगा उसको हम लोग निरूपित कर देंगे। और रेखाओं के केस में एक बात ध्यान रखो यार, कि सिर्फ दो बिंदु अगर मिल जाएं तो दो बिंदुओं से होकर कोई एक ही रेखा गुजरती है। और आपको अगर दो बिंदु मिल गए, उन दो बिंदुओं के आपको निर्देशांक मिल गए, आपने दोनों को मिला दिया तो वही रेखा बनेगी, चाहे आप कितने भी बिंदु वहां से ढूंढते चले जाओ। अभी वो बात जो मैंने बोला वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आप अभी के लिए समझ जाइए कि क्या कहना चाह रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब निर्देशांक ज्यामिति में बहुत काम की चीज है। तो यहां पर मान लीजिए आपने x का मान क्या रखा, 2 रखा। अगर x का मान आपने 2 रखा तो ये हो जाएगा 6, और 6 को इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में आप 4 से भाग देंगे तो मिलेगा आपको 3.5। कितना, तो x अगर 2 है तो y जो है वो हो जाएगा 3.5। ठीक, ऐसे ही x का मान अगर 4 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 12 है तो y का मान हो जाएगा 2, यानी कि हमें 2 बिंदु मिल गए। और बिंदु भी आप ले सकते हो, x का मान आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अगर x 0 है तो y का मान हो जाएगा 5। कैसे हो जाएगा, देखो ये 0 है, 20 में से 0 जाएगा तो बचेगा 20, और 4y बराबर 20 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20/4 यानी कि 5 आ गया। अब क्या करेंगे, x कितना आ रहा है, देखिए x 0 है, पहले से करके देख लेते हैं। 2 है तो ये 3.5 है, तो x आपका कितना है, ये 1 है, ये 2 है, यहां पर x है आपका 2। समझ लो ध्यान से कैसे बनाते हैं। और y कितना हो जाएगा, 3.5 है, तो 1 2 3 और ये 4, तो 3.5 इसके बीच में कहीं पर आएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आप ऐसे ऐसे करके बना देंगे। तो ये जो बिंदु आ रहा है ये आपका इस रेखा पर निरूपित होगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, 2, 3.5। एक बिंदु ये मिल गया। ऐसे ही दूसरा बिंदु क्या है, x है 4 और y है 2, तो x है 4 यहां पर और y 2 है यहां पर। ठीक है, ये बिंदु। अब इन दो बिंदुओं को आप मिलाओगे ना तो हमेशा वही रेखा बनेगी। अब तीसरा बिंदु भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अच्छा दोनों को मिला करके मैं आपको दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि तीसरा बिंदु जो है वो यही इसी रेखा पर है कि नहीं है। देखिए ये कुछ ऐसे जा रहा है बिंदु, ठीक, ये आपकी रेखा आ गई। अब देखिए तीसरा बिंदु मैंने आपको बोला कि ये चाहे आप दो बिंदु से हमने बनाया, तीसरा तो खींचा नहीं अभी तक, लेकिन तीसरा बिंदु कितना है, 0,5, यानी कि यहां पर 0x, इधर x का 0 कहां पर है, ये x है, इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, तो 0 यहां पर है, और 5 कहां पर है,
y का 1 2 3 4 5, और देखिए ये 5 से ही होकर के जा रही है रेखा। तो अगर आपने ये बिंदु बना दिया होता तो आप इस बिंदु के सहारे भी लाइन खींचते, लेकिन नहीं भी बनाया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ 2 बिंदु अगर आपने बना दिए तो उससे भी वो जो रेखा होकर के जा रही है वो आपको दिख जाएगी। तो ये हमारी एक रेखा आ गई। अब ये रेखा आ गई, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो ये कौन से समीकरण की रेखा है, ये है आपका 3x धन 4y बराबर 20, ये समीकरण जो पहला वाला था। अच्छा, अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 2y है, x बराबर 2y। ये इस तरह की तो बहुत ही आसान हो जाते हैं, जब आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म जो है ना, जो अचर पद है वो है ही नहीं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, x का मान आपने रखा 0, कितना, x का मान रखा 0, तो 2y भी 0 हो जाएगा। x बराबर 2y है तो 2y 0, तो यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 0, और x और y की हम बात कर रहे हैं। x बराबर 2y है तो x 0 तो 2y बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। अब देखिए x का मान अगर आपने रखा 2 तो y का मान आ जाएगा 1, x का मान आपने रखा 4 तो y का मान आ जाएगा 2, समझे। तो देखिए हमेशा ही मूल बिंदु से होकर के जाता है। ये मूल बिंदु क्या होता है, 0,0, क्यों, क्योंकि x भी 0 है राजा बाबू और y भी 0 है, दिख रहा है, दोनों 0 है, तो ये बिंदु हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हो रहा है, x है 2, तो x 2 कहां पर 1 2, ये हम लोगों ने पहले भी बनाया था, और y कितना है 1 है, तो इस बार ये इसको बना दोगे ऐसे, तो ये कहीं पे बिंदु मिल रहा है। अच्छा, यानी कि एक बिंदु ये, एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर के आप आगे बढ़ा दोगे, ये जो रेखा बनेगी वही हम लोग बनाएंगे, है ना। इसको भी बना करके देख लेते हैं। तो देखिए कैसे बनेगी, ये है और ये है, ये ऐसे करके बना दिया, ठीक। अब इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, एक बिंदु है 4,2, ये आना चाहिए था, खुद से आना चाहिए था। देखिए तो 1 2 3 और 4 आ रहा है, और साथ में देखिए y का 2 भी आ रहा है, तो y यहां पर इस वाले बिंदु पर जिससे होकर के जा रही है कितना आ रहा है, देखिए सही से देखिए 4,2। और एक और चीज देखिए, ये जो बिंदु है राजा बाबू, ये इस वाली लाइन पर भी है और इस वाली लाइन पर भी है, यानी कि ये वाली जो, ये कौन सा समीकरण है, ये इस वाली लाइन का समीकरण है, x बराबर 2y का, और ये है आपका 3x धन 4y बराबर 20 का। तो एक तो लाइन ये बन रही थी, इस वाले समीकरण की लाइन बन रही है ये, और इस वाले समीकरण की लाइन बन रही है ये दूसरे वाले की, और ये दोनों जहां पर काट रही हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है और साथ में इस लाइन पर भी है, और यही एक ऐसा पॉइंट है। और कोई दूसरा पॉइंट है क्या, ऐसा कोई दूसरा ऐसा बिंदु है ही नहीं। और ये एकमात्र ऐसा बिंदु है जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित है, और इसी वजह से इस बिंदु के x, यानी ये है x और ये है y, ये जो निर्देशांक है ना, यही इसका हल हो जाएंगे। तो यहां से हमें दिख जाएगा हल क्या हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 2, ये इन दोनों समीकरण का होना चाहिए क्या, हल, और यही हमारे प्रश्न का हल आता भी है। तो हम लोगों ने जो हल निकाला है वो कैसे निकाला है, ग्राफीय विधि से। कैसे निकाला है, ग्राफीय विधि से, और सबसे पहले हम लोग के चैप्टर में यही विधि है भी। इससे आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा हो क्या रहा है। तो हमेशा क्या 2 लाइनें तो एक ही बिंदु पर कट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी बात, और साथ में कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं, हम लोगों ने अपने अगले वीडियोस में ये वाली बात करके देखेंगे। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।